नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव और यूपी विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़े विधानसभा चुनाव की महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, जिसमें से 145 पर 145 पे बहुमत आने वाला है। 9 करोड़ 60 लाख मतदाता 20 तारीख को एनडीए और इंडिया गठबंधन का भविष्य तय कर देंगे, या महागाड़ी या महायुति जो गठबंधन बने हैं उनका भविष्य तय करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी अलग राजनीति है। कई पार्टी टूटी है, कई पार्टी बनी है, कोई कहीं से कहीं गया है, कोई कहीं से कहीं आया है। उन सब पर चर्चा करेंगे। पीछे हमने ये लगा रखा है 6 कुरुक्षेत्र हैं। महाराष्ट्र को 6 अलग अलग क्षेत्रों में बांट कर देखा जाए तो एक क्षेत्र आता है खानदेश यानी उत्तरी महाराष्ट्र, दूसरा क्षेत्र आता है विदर्भ, तीसरा आता है महाराष्ट्र, चौथा आता है पश्चिम महाराष्ट्र, पांचवा आता है कोंकण और छठवां आता है मुंबई ठाणे क्षेत्र। इन क्षेत्रों की अपनी अनूठी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और उसके साथ ही साथ जो आर्थिक और सामाजिक ताना बाना भी अलग अलग है सबका। तो पार्टी कौन कहाँ आगे लीड करती है उस सब चीज़ों पे हम बात करेंगे, क्योंकि पृष्ठभूमि अलग है, ताना बाना अलग है, आर्थिक और सामाजिक स्थिति अलग है। तो पार्टियां भी उसी हिसाब से अपना कैंडिडेट चुनती हैं, उसी हिसाब से नेता चुनती हैं, उसी हिसाब से ताना बाना पार्टियां भी बुनती हैं। महाराष्ट्र की बात करें, सबसे ज़्यादा मराठों का दबदबा रहा है। क्योंकि मराठे 28% हैं, वो दबदबा कहीं ज़्यादा रहता है उनका। कुल 18 मुख्यमंत्री बने हैं महाराष्ट्र से, 18 में से 10 मराठा समुदाय के हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कितना दबदबा है महाराष्ट्र में मराठाओं का। एकनाथ शिंदे भी मराठा ही हैं, वो भी एक मुख्यमंत्री मराठा समुदाय से आते हैं। 288 विधायक में से 160 एमएलए मराठी हैं, मराठा समुदाय से आते हैं। और उन सांसदों की बात करें तो मोर देन 50% सांसद भी मराठा हैं। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण है मराठा समुदाय महाराष्ट्र चुनाव में। बात ही जो कि 28% इनकी वोट है। मराठा आरक्षण के कार्यकर्ता रहे मनोज जांगड़े पाटिल, जो वो चाहते हैं कि मराठा को आरक्षण मिले, क्योंकि किसी पर आधारित है मराठा, प्रतिनिधित्व करते हैं मराठा, लेकिन आरक्षण की आवश्यकता उनको है, ऐसा कहना है मनोज जांगड़े का। बहुत बड़े आंदोलन किए इन्होंने, लंबे आंदोलन किए इन्होंने, और कहीं ना कहीं शिंदे सरकार को, एकनाथ शिंदे सरकार को हिला के रख देने वाले आंदोलन किए हैं। पहले वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हटने के बाद मराठाओं को न बटे, इसलिए वो हटे। और न बटे तो किसको लाभ मिलेगा, इसके लिए बात आती है कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे। अगर मराठा नहीं बढ़ते हैं, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जो बहुत बड़े मराठा नेता भी हैं, और कांग्रेस। लेकिन ये आपको भूलना नहीं चाहिए कि शिंदे और अजित पवार भी मराठा हैं। वो कौन सा गेम चेंज कर देंगे अंदर ही अंदर पता नहीं चलेगा। कौन सा गेम चेंज होता है बताएं आपको। चुनाव की घोषणा चंद मिनट पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा, बीएमसी कर्मचारियों को 29,000 रुपये बोनस देने की घोषणा, और पिछले साल से 3,000 ज़्यादा किंडरगार्टन शिक्षकों को, आशा कार्यकर्ताओं को बोनस की घोषणा की है। आप सोचिए, इस तरह की घोषणाओं से कहीं ना कहीं लाभ मिल सकता है एकनाथ शिंदे, अजित पवार और बीजेपी को। लेकिन साथ ही हम बात करेंगे स्थिति के लिए। मराठा 28%, दलित 12%, मुस्लिम 12%, आदिवासी 8%, ओबीसी 38%, ब्राह्मण और अन्य जनरल कास्ट कहते हैं वो 8%। है क्या बताऊँ मैं आपको, ओबीसी में मुस्लिम ओबीसी भी शामिल है इसमें। तेली, माली, लोहार, कुर्मी, धनगर, घुमतू, कुनबी, बंजारा आदि इस तरह की 356 जातियाँ आती हैं। और दलितों में भी उपजातियाँ हैं, उनकी हम अगले इसमें से महार और गैर महार इस तरह से आती हैं। अब बात आती है ओबीसी, जो बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। लेकिन महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खड़गे और विनोद तावड़े ओबीसी चेहरा थे। लेकिन अब क्या हुआ है, गोपीनाथ मुंडे नहीं रहे और एकनाथ शिंदे दूसरे गुट में जा चुके हैं। तो गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे और विनोद तावड़े ही है। विनोद तावड़े की जो पहले मुख्यमंत्री रहे फडणवीस, उप मुख्यमंत्री हैं, उसे पटती नहीं है, ऐसा कुछ बताया जाता है। बात आती है अजित पवार की, उनके पास छगन भुजबल बहुत बड़ा चेहरा है ओबीसी का। शरद पवार के पास एकनाथ खड़गे चेहरा है ओबीसी के। खुद शरद पवार मराठा छत्रप कहे जाते हैं। और कांग्रेस की बात करें तो नाना पटोले ओबीसी के चेहरा हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो।
मराठा की बताया कि राजनीति मराठा और गैर मराठा की होती है। और गैर मराठा की बात करें तो ब्राह्मण, दलित, ओबीसी और मुसलमान आते हैं। मराठा में मराठा समुदाय आता है। जैसे कि बताया, मराठा 28% होते हुए करीब 50% करीब एमएलए और एमपी वहाँ से चुने जाते हैं। और मुख्यमंत्री भी करीब आधे चुने गए हैं मराठा समुदाय से। तो उनका कहीं ना कहीं ये दबदबा रहता है। अब दलितों के लिए 12% दलित हैं, लेकिन 29 विधानसभा रिजर्व है उनके लिए। और 60 से ज़्यादा सीटों पर दबदबा है दलितों का, अच्छा खासा दबदबा है। लेकिन उनकी अलग अलग उप जातियों में बटे हुए हैं, उस कारण से वो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं। पार्टियों के विकल्प उनके पास हैं, उन विकल्पों पर बात करेंगे हम। आदिवासी की बात करें तो 8% आदिवासी है, जो 25% विधानसभा सीट रिजर्व है। किंतु ज़्यादातर ये बताया जाता है कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव रहता है। मुस्लिम 12% है, जो 38 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं, 38 से 40 सीटों पर, और वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो ये वहाँ का मोटा मोटा स्ट्रक्चर था। बीजेपी और सिंधे की हम बात करते हैं तो लाडली बहना जो योजना गेम चेंजर के रूप में लाई गई है, कुछ दिन पहले लॉन्च की गई थी। 21 से 65 वर्ष की जो महिला है, 1500 रुपये महीने, 2.25 करोड़ महिलाओं को इससे लाभान्वित होने के कारण कहीं ना कहीं ये गेम चेंजर भी साबित हो सकती है। मध्य प्रदेश में ऐसा और छत्तीसगढ़ में हो चुका है। तो ये सिंधे और अजित पवार और बीजेपी की रणनीति है, फडणवीस कह सकते हैं साथ में शामिल हैं। तो ये बड़ी कितनी कारगर होगी, ये तो उद्धव शरद पवार कांग्रेस की रणनीति पर निर्भर करेगा। तो राहुल गांधी ने पूरी ताकत लगा रखी है, जो भी विपक्ष की तरफ से कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जो भी इस तरह का नारा आता है, ढंग से उसमें तंज कसते हैं और जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पिछली बार देखा होगा लोकसभा में आपने कहीं ना कहीं संविधान और आरक्षण को बचाने की जो बात थी, कांग्रेस को लाभ हुआ था। नंबर 1 पार्टी महाराष्ट्र में बन गई थी, अच्छा खासा उन्हें लोकसभा में समर्थन मिला था सभी वर्गों का, खासतौर पर दलित या कहीं के SC ST और OBC का अच्छा समर्थन मिला था कांग्रेस को। इसी कारण से वो नंबर 1 बनी लोकसभा में। अगर वही रिपीट नहीं होता, लोकसभा में अलग मुद्दे होते हैं, अलग बात होती है, अलग परसेंटेज वोट माइंड में रख के डलता है और विधानसभा वोट अलग डलता है, तो कहीं ना कहीं फिर बीजेपी और सिंधे और अजित पवार गुट नीचे रह सकता है। लेकिन उन्होंने जो अपना जो गेम चेंजर राजनीति लाए हैं, वो जैसे कि लाडली बहना योजना, और बताया मैंने बोनस की योजना है, जो बोनस देने की योजना है कर्मचारियों को, वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और बीजेपी अजित पवार के फेवर में जाता है। तो 23 तारीख को इसका परिणाम आएगा। लेकिन परिणाम से मैं थोड़ा कुछ झलकियाँ दिखा दूँ क्या क्या दांव पर लगा है, किस किस का लगा है। अजित पवार चाचा भतीजे अलग पार्टी है, बना ली है तोड़ करके, किंतु लोकसभा में कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं इससे लगता है कि विधानसभा में भी इनका बहुत बड़ा डंका बजने वाला नहीं है। गुरु चेला गुरु को टक्कर दे रहा है, किंतु गुरु गुरु होता है। अभी लोकसभा में देखा जाए तो गुरु हावी रहा है कि चेला भी पीछे पीछे चला आ रहा है। दो पुरानी प्रतिद्वंदी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस, कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले, एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में रहने वाले दोनों नेता। इनकी प्रतिष्ठा दांव पर है ही, साथ में पूरी बीजेपी और पूरी कांग्रेस की प्रतिष्ठा भी दांव पर है कि 23 तारीख को जो परिणाम आए, दोनों खेमे हैं ये अलग अलग, ये खेमा अलग है, ये खेमा अलग है, ये महाअघाड़ी, ये महायुति, दो गठबंधन है। दोनों गठबंधनों में 20 तारीख को जनता किसे चुनेगी वो 23 को पता चलेगा। लेकिन ये जो 6 कुरुक्षेत्र की लड़ाई है, 6 क्षेत्रों में कुरुक्षेत्र होने वाला है, बड़ा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि विकल्प आ गया। 3 पार्टी इधर है, क्षेत्रीय दल भी है, छोटे छोटे दल भी हैं और निर्दलीय भी हैं। और वहाँ पर देखा जाए तो अच्छी खासी संख्या में करीब 10 से 18 तक कभी कभी तो छोटे दलों के नेता और या कहीं के निर्दलीय टाइप में जो विधायक जीत जाते हैं। अगर कहीं पांचा फंसता है, ऐसे सरकार बनती, त्रिशंकु टाइप बनती है, तो उनका भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। ये देखा जाएगा 23 नवंबर को। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।